नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस राज्य व्यवस्था के क्लास में मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को बताने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, मैं आज उन तमाम तथ्यों को आप सभी के बीच लाने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परीक्षा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जानिए आप कि डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उपबंधित है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य है। डीपीएसपी का यदि उल्लंघन होता है तो आप इसके क्रियान्वयन के लिए माननीय न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं, जिसके कारण मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का मूलभूत अंतर यहीं से आरंभ होता है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कई प्रकार के वाद प्रतिवाद आए जिसका आपका ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना क्रियान्वित हो सके। यह भी क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना निहित है। तो वह होता है डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या प्रावधान डीपीएसपी से संबंधित किया गया है। तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में होगा, अर्थात मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में जो राज्य के लिए परिभाषित किया गया है कि राज्य के भीतर कौन कौन से आएंगे उनसे संबंधित, अर्थात आप जाकर अभी देखेंगे मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, क्योंकि प्रायः क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना कर पाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जैसा कि अभी मैं आपको बताई कि यदि इस भाग का उल्लंघन होता है तो आप ये कह के नहीं चले जाएंगे कि नहीं यह संविधान में उल्लिखित है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के क्रम में एक प्रयास है कि कैसे हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे बढ़ाएं, कैसे भारत में समाज के जो सबसे निम्न तबका है उस तक समावेशी विकास का लाभ पहुंचा सके। और इसी कारण से भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया गया है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसी अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 39 में है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब यह अपेक्षा होता है कि राज्य कौन कौन से अनुसरण करेंगे। जैसे जैसे देश के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी अपेक्षित होगी, वैसे वैसे इस अनुच्छेद के तहत राज्य प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसी का परिणाम है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय सुनिश्चित कराने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी आदि प्रावधान को सुनिश्चित कराया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसी का परिणाम था कि हमारे देश में पंचायती राज, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या नगर स्तर पे हो, आदि की स्थापना किया गया। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और
लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया। मतलब यदि विपरीत स्थितियां हैं तो भारत सरकार, राज्य सरकार इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को व्यवस्थित रूप से उनका विकास सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद किया गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि काम की न्याय संगत ये नहीं है कि यदि आपको रोजगार दिया जा रहा है तो पर्यावरण उचित न हो, तो काम यदि दिया जा रहा है तो पर्यावरण का भी समुचित ध्यान दिया जाएगा। अब महिला कार्मिक को प्रसूति के दौरान उनको अवकाश की भी फैसिलिटी दी जाती है सशुल्क। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आ गई। अर्थात अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यदि कर्मकार कोई भी कार्य करते हैं तो उनके लिए निश्चित मजदूरी अनिवार्य रूप से प्रावधानित किया जाता है। ये नहीं है कि किसी से भी आप बेगारी करवा लेंगे या किसी से भी आप पूरा कार्य करवा लेंगे और उनको किसी प्रकार की मजदूरी नहीं देंगे जिससे उनकी आजीविका पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। अनुच्छेद 43 में क और ख में उल्लेख किया गया। क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और ख में है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। आज इस क्लास में आप सभी को एक होमवर्क देती हूँ कि आप देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को डीपीएसपी में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 44 के ऊपर, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है और वो है गोवा। और इसके अलावा कहीं पर भी समान सिविल संहिता लागू नहीं है। हालांकि अब लगातार समान सिविल संहिता की स्थापना के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ जो अनेक सांप्रदायिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। इसी का परिणाम है कि बच्चों के भविष्य के सुरक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बाल आयोग आदि की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 में एससी, एसटी, ओबीसी के शिक्षा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। और इसी अनुच्छेद से प्रेरणा स्वरूप भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा आरक्षण से संबंधित जो लाभ है वह प्रदान किया जाता है। अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं दी गई हैं, वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएं इन वर्गों के हितों के समावेश के लिए आरंभ किया गया है, ताकि समाज के समावेशी विकास के साथ 21वीं सदी भारत की सदी स्थापित हो सके। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का काम का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि समय समय पर पोषाहार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना इसका एक सफल उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कल्याणकारी योजनाएं इसी अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है। अनुच्छेद 48 में आप देखेंगे कृषि और पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित बंद किया गया है। आप स्वयं देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा जब भी बजट लाया जाता है तो किस प्रकार इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ताकि कृषि, पशुपालन और पर्यावरण के संरक्षण के माध्यम से हमारे देश का विकास सुनिश्चित हो सके। और अनुच्छेद 49 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो आज लाल किला है, ताजमहल है आदि अनेक हमारे जो भारत की विरासत के स्थल है, वह इस अनुच्छेद के तहत उन्हें सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथियों, अनुच्छेद 50 के तहत प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जैसा कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं
इस अनुच्छेद को ही पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है। अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। हमारे वहाँ जो पंचशील आदि की व्यवस्था की गई है, जो हमारी भारत की जो विदेश नीति है कितनी बहुमुखी है कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत किसी भी प्रकार से साम्राज्यवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करेगा। भारत सभी देशों के विकास का समर्थन करता है। भारत तृतीय देश के विकास के संवर्धन के लिए कार्य करेगा। भारत एक समुचित समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित कराने वाली एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी देशों के हितों का संवर्धन हो, सभी देशों में शांति का मार्ग प्रशस्त हो। और यदि भारत सरकार को लगता है कि कोई राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित कराने के लिए या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जा सके। तो साथियों, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह क्लास आप सभी के लिए बेहद खास होगा और निश्चित रूप से इस क्लास के साथ आप नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसको टोटली रूप से आप याद कर लेंगे, ताकि यदि आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप गलत ना करें। और क्वेश्चन को तैयार करने के साथ आप बखूबी उसका गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सरल लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाएगा। और यदि आप उसका गहन अध्ययन करते हैं, स्पष्ट अध्ययन करते हैं, तो कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाए लेकिन आप सही क्वेश्चन पर ही टिक लगाएंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप द्वारा मेरे द्वारा जो बताया जा रहा दिशा निर्देश है उसका पालन अवश्य ही किया जाएगा। इसके साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन इससे संबंधित है उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। इस भाग से कौन कौन से विवाद उत्पन्न हुए हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं, न्यायालय कार्यपालिका व्यवस्थापिका में कौन कौन से मसले, मूल अधिकार, राज्य के नीतिगत तत्व से संबंधित उठे, कैसे चंपाकम दोराई का मामला आया, केशवानंद का मामला आदि, इन तमाम विवादों का आप अध्ययन डी बसु के पुस्तक भारतीय संविधान से अवश्य अध्ययन करेंगे। तो जाते जाते आप सभी को होमवर्क में दिए जा रही हूँ कि आप डी बसु से इस चैप्टर का आज गहन अध्ययन करेंगे। जो पूर्व के क्वेश्चन आए हैं IAS PCS RO में उसका आप अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आप संविधान अर्थात बेयर एक्ट के जो भी अनुच्छेद इस टॉपिक से रिलेटेड है उनका गहन अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।